प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। अनलॉक 1 के दौरान पहली बार होगा इस संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में नहीं होगी श्रमिकों के लिए रोजगार की कमी। आज डीबीटी के माध्यम से 10,48,166 श्रमिकों के खाते में पहुंचाई गई 1,000 रुपए की सहायता राशि। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर पहुंची 49.4%। देश में अब तक 1,54,329 लोग हुए हैं स्वस्थ। और लखनऊ में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा मास्क बनाकर की जीवन की राह आसान। चिन्हित ब्लॉक के आजीविका मिशन के तहत मिल रहा है हजारों महिलाओं को स्वरोजगार। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों से मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 1,000 रुपए की राशि का ट्रांसफर किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रोजगार की कमी ना हो, उनका जीवन आसानी से चलता रहे, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की कमी ना हो, इसके लिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों में इस वर्ष 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का काम होगा। ग्राम पंचायतों को इसकी कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दे दिया गया है। आज हम सब का ये दायित्व बनता है कि प्रदेश में जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इन सब को अब हम रोजी रोजगार के साथ जोड़ सकें। और बहुत सारे जनपदों ने, पहले राजस्व विभाग ने स्किल मैपिंग का कार्य इनका किया, वित्त विभाग ने बैंकों के साथ बैठक करते हुए इन लोगों के रोजगार और इनके स्वावलंबन के लिए कार्य योजनाएं तैयार की। और जनपद स्तर पर पूरी मुस्तैदी के साथ इन सब को उनके रोजी रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी। कहीं जॉब कार्ड बनाए गए हैं, कहीं पर इनके स्किल डेवलपमेंट के अनुसार इनको वहाँ पर कार्य देने की अपनी तैयारी हर एक जिला प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। सचमुच बहुत अद्भुत कार्य हुआ है और बहुत सराहनीय कार्य हुआ है जनपद स्तरों पर भी, क्योंकि मुझे तो इधर बीच में कुछ जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने पब्लिक जो फीडबैक लिया उसके माध्यम से पब्लिक ने इसको बहुत सराहना की कि वास्तव में जिस मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने इस पूरे जो डिजास्टर के दौरान, आपदा के दौरान कार्य किया है, वह मुझे लगता है कि हम सब के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत करता है। आज जब हम लोग प्रदेश के 35 लाख प्रदेश में आए हुए प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके भरण पोषण के लिए रुपया 1,000 की राशि उनके खाते में भेज रहे हैं, इस श्रमिकों के कल्याण के लिए शासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। और इसीलिए मेरे साथ आज यहाँ पर श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी भी हैं, श्रम और सेवायोजन मंत्रालय ने पहले से ही
श्रमिकों के कल्याण के लिए अपनी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। कल ही हम लोगों ने श्रमिक विद्या मानधन योजना को प्रारंभ किया है। इससे पहले 18 जनपदों में 18 कमिश्नरी में अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने, उन्हें सुरक्षित माहौल देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुनहरा अवसर उनके सामने प्रस्तुत करने का भी एक व्यापक कार्य योजना आगे बढ़ाई है श्रम विभाग ने। श्रमिकों के बच्चों के बालिकाओं की शादी के लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ पहले से ही श्रम विभाग कार्य कर रहा है। तो प्रदेश में रह रहे या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हर हाथ को काम मिल सके, व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन की एक व्यापक कार्य योजना को भी अभी श्रम विभाग आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए एक आयोग के गठन की प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। देश में कोरोना की जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 49.94 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,54,329 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 1,45,779 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के संक्रमण 8,884 की मौत भी हो गई है। शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार को बड़ी राहत दी है। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में न्यायालय से सरकार की तीनों अपीलों की सुनवाई को मंजूर करते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। अपील में जो आदेश पारित किया है, इससे राज्य सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि माननीय एकल पीठ ने राज्य सरकार की जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया थी उसको पूर्णतया रोक दिया था। लेकिन जो खंडपीठ ने विशेष अपील में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अपील में राज्य सरकार को ये कहा है कि आप अपनी भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका जो वहाँ पे विचाराधीन है उसके आदेश के तहत ही करेंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि जो शिक्षा मित्रों के 37,000 के लगभग जो सीटें हैं, जो शिक्षा मित्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनका भी जो मामला विचाराधीन है, तो वो जब तक सुप्रीम कोर्ट से तय नहीं हो जाता तब तक उन 37,000 रिक्तियों पर आपको नियुक्तियों की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। शेष जो 32,000 के करीब हैं उन पे आप नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। हाँ, सरकार का जो आज मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो उसमें बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया गया राज्य सरकार की ओर से, जिससे कि जो पुराना आदेश है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वो चाह रहे हैं। तो उस जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसके ही अधीन अब राज्य सरकार आगे बढ़ सकती है। लेकिन 32,000 जो रिक्तियां हैं उन पे राज्य सरकार को आगे बढ़ने में अब कोई विधिक अड़चन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राहत माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदान की है। सामान्य रूप से अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में देखा जाता है, लेकिन अयोध्या सभी धर्मों को आत्मसात करती है। अयोध्या बौद्धिक धार्मिक रूप से भारत की पहचान रही है। अयोध्या के कारण दुनिया के कई देशों से हमारे रिश्ते हैं। अयोध्या हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान भी है। अयोध्या हमारे आदर्शों की पराकाष्ठा है और हमें जीवन जीने का संदेश देती है। अयोध्या के किनारे बहने वाली सरयू नदी ने इसके इतिहास और भूगोल को करीब से देखा है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद से बहुत सी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। पुराने मंदिरों में पूजा शुरू हो गई है। भगवान राम को टेंट से अस्थायी मंदिर में पहुंचा दिया गया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। अयोध्या की इमारतों का रंग रोगन किया गया है। कई जगह निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में इन गलियों ने बहुत कुछ देखा है।
अब वो यहां आने वालों का स्वागत करती हैं। प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। यहां आने वाले लोगों की भगवान राम की अनुभूति के एहसास के साथ साथ उनके आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिले, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम खड़े हैं मणिराम दास जी की छावनी पर और हमारे साथ उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, जिन्होंने आज शिव जी की पूजा इसलिए की है कि निर्विघ्न रूप से भगवान राम के मंदिर का कार्य संपन्न हो सके। जो कुबेर टीला के नाम से विख्यात है, आज भगवान आशुतोष शशांक शेखर शिव जी की पूजा की गई। यही कामना है देश अखंड हो, राष्ट्र समृद्धशाली बने, सुख और शांति की प्राप्ति हो सबको। ये जो महामारी आई है, महामारी जल्दी दूर हो, जिससे भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि का कार्य जल्दी निर्विघ्न समाप्त हो सके। बड़ी लंबी प्रतीक्षा थी भगवान राम के मंदिर निर्माण की। बस सारी तैयारी हमारी पूरी है, जल्दी शुरू हो जाएगा कार्य। आज की अयोध्या बदलाव के दौर में है। राम की पैड़ी की आप सुंदरता देख सकते हो। जो यहाँ की बिल्डिंगें हैं उनमें रंगरोगन हुआ है, नई भव्यशाली बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। एक नई अयोध्या बसाई जा रही है जहाँ पर्यटक आकर महसूस करे कि यहाँ कभी राम रहे होंगे, जिनका गौरवगान आज तक किया जा रहा है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। लखनऊ में महिलाओं ने मेहनत कर स्वावलंबन की नई मिसाल कायम की है। लॉकडाउन में जब रोजगार की कमी हुई तब यहां के चिन्हट ब्लॉक की महिलाओं ने आजीविका मिशन के तहत समूह बनाकर मास्क बनाना शुरू किया। इसके बाद इन महिलाओं को अच्छी आमदनी होने लगी। सरकार की मदद से इनके द्वारा बनाए गए मास्कों की बिक्री भी सहजता से हो पा रही है। मन में आत्मनिर्भर बनने की आस हो तो हर राह आसान हो जाती है। लखनऊ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम चीज़ें बंद थी, रोजगार जा रहे थे, तब यहाँ आजीविका मिशन के तहत महिलाओं ने कुछ ठाना और मास्क बनाने की सोची। ऐसी ही महिलाएं हमारे साथ हैं यहाँ पर, जिन्होंने हजारों मास्क तैयार किए। इस दौरान लगातार अच्छे सुंदर सुंदर मास्क ये लोग लगातार बना रही हैं और हजारों की संख्या में मास्क अब तक सप्लाई कर चुकी हैं। हम इन महिलाओं से जानेंगे कि ये प्रेरणा इनके दिमाग में कैसे आई और कितने लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है इस तरीके से। मैडम, आप लोग ये काम लॉकडाउन के दौरान मास्क बना रही हैं, कैसे, क्या कुछ खासियत है इनमें? सर, ये जो हम लोग मास्क बना रहे हैं, ये पहले शुरू हम लोगों ने ऐसे किया था कि जब शुरू में सुना था कि कोरोना है और हम लोग को मास्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने थोड़े से मास्क अपने पास कपड़े से बनाए थे। पहले हम लोग ODOP का करते थे और NRLM से समूह चलाते थे, तो सोचा था कि मास्क बना के आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री में। तो वो जब सर ने देखा NRLM की हम लोग अच्छा बना ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना ही ऑर्डर दे दिया कि आप हमारे खादी के मास्क बनाइए। हमारे NRLM से कपड़ा और सब कुछ प्रोवाइड करवाया, हम लोगों ने सब तैयार कर, मतलब जो लॉकडाउन के बीच में ही हम लोगों को एक काम मिल गया और उसको हम लोग करने लगे इस तरह से कि जो हमारा मास्क जो तैयार हो रहा है खादी का, ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। जो हमारा जो सिंथेटिक और मास्क हैं, जो चाहे N95 हो, चाहे वो कोई और भी चाइनीज़ मास्क हो, लेकिन ये खादी का जो कपड़ा है, इससे जो मास्क हम लोगों ने तैयार किया है, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि स्किन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको लगाने के बाद हम इसको दोबारा वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई इसमें नुकसान नहीं है। इस तरह का सोच के साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया। अभी तो हमने बड़ों के शुरू किया, लेकिन बड़ों के जब हम लोगों ने जगह जगह दिए तो कुछ लोगों ने बच्चों के मास्क की भी डिमांड रखी। तो उस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा बच्चों को कुछ स्टाइलिश में कहा। हम लोग बड़ों के तो इसके बच्चों के नहीं आते हैं, तो कुछ डिज़ाइनर, कुछ स्टाइलिश करके हम लोग इस तरह से बच्चों के मास्क भी तैयार कर रहे हैं और जो ऑर्डर के हिसाब से उनको दे रहे हैं। अब तक हम लोग करीब 30-32 हज़ार मास्क बना चुके हैं और आगे हम लोगों को और भी ऑर्डर है। अभी करीब 25-30 हज़ार रुपये, तो 25-30 हज़ार तो खाली यहीं से NRLM से ही मांगा गया है, और बाकी जगह से भी हमको, रिजर्व बैंक से भी हमको 1000 मास्क का ऑर्डर। अच्छा, आप अपने साथ महिलाओं को कैसे जोड़ती हैं? एक खासियत है, ये खूबी है, बनाना आर्ट है, ऐसे कैसे लोगों को बताती हैं, प्रेरित कैसे करती हैं महिलाओं को जोड़ने के लिए? एक्चुअली ऐसा होता है कि पैसे की सबको ज़रूरत है। इस टाइम में लॉकडाउन में तो सब परेशान थे और मशीनें सबके पास थी, और जो समूह थे हमारे, उसको गवर्नमेंट से, NRLM से पैसा भी मिला हुआ था। सबको 1 लाख सबके अकाउंट में था, तो उनको काम करने में उस टाइम दिक्कत नहीं थी। अगर उनको कुछ काम मिल जाता उस पैसे को लगा के, 2% के इंटरेस्ट से होता है,
तो वो लोग सब उसके लिए तैयार थी। अब हमने इसमें डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था, इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि सबके घरों में ही, उनके घरों पे ही कपड़ा प्रोवाइड करवा दिया और वो लोग बना के और सब इकट्ठा करके और इस जगह पे एक जगह हम लोग ये तय कर ली यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से बाकी और समूह की महिलाओं को भी काम मिल गया और हम लोगों को भी, और एक दूसरे को देख के आता गया और सीखते गए, काम करना आसान होता गया। आप लोग इस दौरान जब संक्रमण फैला हुआ है, लोगों को बचाव की ज़रूरत होती है, मास्क पहन के ही काम करती हैं, क्या क्या एहतियात बरतती हैं काम करते हुए? डेली हम लोग जब आते हैं ऑफिस में या बाहर से कहीं जाते हैं तो आने के बाद तुरंत हैंड वॉश करते हैं। सैनिटाइज़र तो यूज़ करते ही करते हैं, अगर बाहर हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, और नहीं तो जो है हम लोग हमेशा यहाँ पे रहते हैं तो हर घंटे पे जो है हैंड वॉश करते रहते हैं, और मास्क हमेशा प्रॉपरली पहने रहते हैं। बाहर कहीं जाना होता है तो भी अच्छे से पूरा शरीर बॉडी ढक के जाते हैं। ये काम करने से आत्मनिर्भर, कुछ मन में जो है कह रहे हैं, एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है? हम लोगों के पास लॉकडाउन के टाइम पे तो बिल्कुल भी काम नहीं था, घर में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, घर में भी, तो हम लोग जो है इसी से मैम के साथ जुड़े हुए हैं और मैम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया करते हुए और इससे ही हम लोग का घर चलता है। ठीक है, बहुत मेहनत का काम है और बहुत अच्छी बात है, आप अपनी पहचान बना रही हैं। आप जो मास्क बना रही हैं, इनमें आपको क्या लगता है जो है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है? आप लोग यहाँ पे मास्क पहन के ही काम करते हैं? जी हाँ, हम लोग पहन के करते हैं, और जो लोग आते हैं अगर नहीं भी होता है तो उन लोगों को देते हैं कि तुम लोग भी पहनो। जैसे किसी ने कहा नहीं है तो हम लोग खुद अपना दे देते हैं कि तुम लोग भी पहनो, या हैंड वॉश वगैरह है वो भी बताते हैं कि ऐसे करो। जो गांव की महिलाओं को नहीं मालूम है उन लोगों को भी बताते हैं कि ये करना ज़रूरी है, इससे बीमारी से बचाव हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि बिल्कुल ये लोग मास्क बना रही हैं ये महिलाएं, तो जब जाती हैं अपने घर जाती हैं, आसपास मोहल्लों में जाती हैं, तो लोगों को ये भी प्रेरित करती हैं इस बात के लिए कि आपके लिए मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। ये संदेश पहुंचाना इस कोविड-19 के दौरान बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजीविका मिशन जो है, हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, ये हमारे ब्लॉक का एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। ये अपने लिए ही नहीं काम कर रहे, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और इनका काम सिर्फ मास्क तक सीमित नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हो, स्कूल के यूनिफॉर्म्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स थे, तो हम सफाई कर्मचारियों को वहाँ भेजते थे, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हमारे समूह ने ही उनके लिए पीपीई किट्स बनाए थे, जिसको वो लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं, और पूरे लखनऊ में वहाँ के पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। इसके अलावा ये रेगुलर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं, और हम लोग सैनिटाइजर्स का भी सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं, कि ताकि जो हम बाहर के मार्केट से खरीदते हैं उससे अच्छा है कि हमारी समूह की महिलाएं खुद से डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं। जैसे ये एक सैंपल भी है हमारे पास, ये देखिए, ये सैंपल हमारे समूह के महिला, और जो हमारे ब्लॉक में, हमारे विकास भवन में, हमारे कलेक्ट्रेट में, हमारे मिनिस्टर्स तक यहाँ से लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग ना केवल इस टाइम को यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हैं, मतलब ये इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि इस टाइम इन्होंने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय और हमारे यहाँ के डीसी साहब ने जब कहा कि अब इस कोरोना के उसमें जो है महामारी में मास्क की बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग गांव में बैठे और बात की अपने समूह की महिलाओं से, तो ये लोग पहले से कह रही थी कि हमको कुछ कार्य दीजिए सर, नहीं तो हम लोग खाने बिना मर जाएंगे। ऊपर तक बात गई और खादी का कपड़ा प्रोवाइड हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने जो है गांव में जो हमारे समूह, अब चिन्हट एक ब्लॉक जो था, यहाँ हमने जो समूह मास्क के लिए तैयार हुआ उनको मास्क का कपड़ा हमने दिया, जो समूह सैनिटाइज़र बनाना चाहे उनसे सैनिटाइज़र बनवाया, और यहाँ तक कि ये लोग इतना उत्साहित हो गई कि एक एक महिलाएं एक एक दिन में 100-125 मास्क बना के इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। हमें तो भी सोचना ही नहीं कि बाहर देना है, हम तो भी अपने ग्राम पंचायतों में कर रहे हैं प्रोवाइड। बाहर से जो हमारे विभागीय आ रहे हैं, जैसे विकास भवन से लेके जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, हर जगह हमारे ही मास्क यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ये सबसे सस्ता है, और दूसरी चीज़ कि ये जो है यूज एंड थ्रो नहीं। इसको शाम को हम लोग जाते हैं, ये जो मैं मास्क पहना हूँ, यही मास्क जो है हमारे उच्च अधिकारी भी पहन रहे हैं आजकल, हमारे मंत्रीगण भी पहन रहे हैं। इसको हम शाम को धुल दिए, फिर सुबह जो है पहने और आगे ऑफिस। तो इस तरह से जो है हमारे भी पैसा बचा, और जिस हाथ को काम नहीं मिला उस हाथ को काम मिला, और काम के साथ साथ उनको दाम मिला। आजीविका मिशन के तहत हुनरमंदों को काम मिला, अपनी पहचान मिली, और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को एक नई गति मिलेगी इससे। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आज तड़के पुलवामा जिले में वीर बाजार क्षेत्र के दारपुरा निपोड़ा में हुई थाना की 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स में और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 333 कैडेट ने हिस्सा लिया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मुख्य अतिथि के तौर पर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। ऐसा पहली बार हुआ है जब कैडेट्स ने मास्क के साथ अपने माता पिता और रिश्तेदार के बगैर अफसर बनने के सफर को पूरा किया। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट की हुई परेड। आईएमए से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों में सेवा करने को तैयार हैं। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारत चीन सीमा पर पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। आपसी बातचीत के बाद कई स्थानों में दोनों सेना पीछे हटी हैं। Entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. Both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had. सेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती। इसके लिए टीम में एकता की भावना होना बेहद जरूरी है। लिहाजा सेना के नए जवानों को एक दूसरे के साथ मिलकर जंग जीतनी होगी। In these difficult times, the safety, honor and welfare of our country depends on your abilities as military leaders. You have the trust of the people of India, and to live up to their expectations, you have to strive hard. You have the challenging task of containing external threats as well as defanging disruptive forces attempting to destabilize a nation from within. Only when a nation is safeguarded from external as well as internal threats will we prosper and be able to secure for our citizens the core values enshrined in the preamble to our constitution. दुनिया भर में कोविड-19 की क्या हालत है, इस पर एक नजर डालें तो कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जॉन हॉस्किंग के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 से 76 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 4,24,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका हुआ है। अमेरिका में 20,44,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ 1,14,613 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में संक्रमण की बात मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड तेजी से भरते जा रहे हैं। टेक्सास और एरिज़ोना में तेजी से अस्पताल कोरोना मरीजों से भरते जा रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे अधिक प्रभावित ब्राजील 8,28,000 से अधिक मामलों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। इसी के साथ ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या ब्रिटेन से ज्यादा हो गई है। कोरोना से ब्राजील में 41,828 मौतें हो चुकी हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश के 25,982 केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 909 मौतें भी हो चुकी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी चीजों को अपनाने के आह्वान के बाद लोग तो इसके लिए काम कर ही रहे हैं। इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे खादी के मास्क और गमछा बनाकर या फिर खाने पीने की चीजों की तैयारी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की देश भर में यूनिट है। ऐसी एक यूनिट है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सेवापुरी में। सेवापुरी महात्मा गांधी के वाराणसी में आंदोलन शुरू करने के कारण भी जाना जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ये यूनिट सेवापुरी, जहां महिलाओं को सोलर चरखे पर सूत काटने से लेकर सोलर करघे से कपड़ा तैयार करने का अवसर दे रहा है, तो वहीं इन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। जहां इस यूनिट में महिलाएं स्वदेशी गमछा तैयार कर रही हैं, वहीं सेवापुरी के आसपास की महिलाएं घर पर ही सिलाई कर खादी के मास्क तैयार कर रही हैं और अपनी आय भी पा रही हैं। इस संस्था में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, जिसमें खादी से सोलर से उत्पादन संबंधित जो हमारे चरखे और लूम चल रहे हैं, ये यहाँ पर इसका मेजर उत्पादन हो रहा है। हमारा खादी जो विभाग है, यहाँ से जो यहाँ की जो बनी हुई उत्पाद हैं, चाहे वो कपड़े हों या ग्रामोद्योग की वस्तुएं हैं, उनको 40% तक हम लोग मिलिट्री कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमारी जो बगल में एक संस्था है, कृषक विकास खादी ग्रामोद्योग संस्था सेवापुरी में ही, इन्होंने HAL और NCL का 20,000 गमछे का ऑर्डर उनको मिला है और वो सप्लाई करने जा रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जहां एक तरफ महिलाओं को रोजगार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी को भी बढ़ाने के लिए पूरे देश में काम कर रहा है। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न उपक्रमों को खादी के गमछे और मास्क के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी आपूर्ति कर रहा है। इन चीजों की सप्लाई कर स्वदेशी को और बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। ये मैंने जो मास्क लगा रखा है, ये इस खादी ग्रामोद्योग द्वारा बनाया गया ही मास्क है, पूरा स्वदेशी है। तो बनारस की धरती से स्वदेशी के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर खादी ग्रामोद्योग का यह काम निश्चित रूप से सराहनीय है। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, सेवापुरी, वाराणसी। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना काल में मनरेगा योजना के अंतर्गत बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार मिलने से खुशी की लहर दौड़ गई है। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे बेरोजगार ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। महमूद नगर ग्राम प्रधान पति रिजवान ने बताया है कि गांव में बाहर से आए क्वारंटीन किए गए प्रवासियों के भी मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को और मास्क और सैनिटाइज तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। मैं पहले नर्सरी का काम कर रहे थे, दूसरे की नर्सरी में काम कर रहे थे, वो काम बंद हो गया। इसलिए हमको यहाँ से प्रधानमंत्री योजना की तहत से हमको यहाँ मनरेगा में काम मिला, तो वहाँ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद है। हम लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, और ये कोरोना की वजह से इसलिए जो है हमको बहुत दिक्कत हो रही थी रहने खाने पीने की, इसलिए मनरेगा में काम कर रहे हैं। प्रधान जी ने जो है नाम वाम सब लिख ले गए थे, सबको काम दिलाया है, और इसीलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हम नेजा भारी के रहने वाले हैं, और हमारा नर्सरी का काम चलता था। नर्सरी कोरोना की वजह से नर्सरी का काम बंद हो गया। मनरेगा में काम मिला, मोदी जी की तरफ से धन्यवाद। इससे पहले तो बहुत ही आदमी परेशान था, फिर ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से यहाँ पे इतनी दिक्कतें आ गई कि लोगों के सारे काम बंद हो गए। मैं जितना भी उनको धन्यवाद दे सकता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उतना दूंगा। और अब तो मेरा कार्य इतना अच्छा चल रहा है नरेगा का, और मैं इनकी दूरी बना कर रख रहा हूँ, नर्सरी भी इनका करा रहा हूँ। और उसके बाद जितने लोग हमारे वासी सब बाहर से आए हैं, उनको क्वारंटीन वहाँ उनको कराया है, और उनके मैं सारे जितने भी मेरा लेबर है सबके मैं उनको जॉब कार्ड बन रहे हैं और बनवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनका कार्ड बनवा रहा हूँ। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।